इसलिए कि थोड़ा मुख्य परिप्रेक्ष्य से हट करके है। कल शाम मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई, इसलिए मैं नहीं ले पाया। परिप्रेक्ष्य से हट करके है। कल शाम मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई, इसलिए मैं नहीं ले पाया। तो इसलिए कल शाम वाली क्लास अभी को ले रहे हैं। हेलो युवराज, मौली। पहले एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। इन प्रशासनिक इकाइयों को इनके घटते हुए क्रम में लगाइए। पहले डिस्कस करेंगे असम, फिर डिस्कस करेंगे उड़ीसा। हाँ जी, आज हिस्ट्री की 2 क्लास। तो अगर मैप में देखें तो ये इलाका असम का पुराना नाम था अहोम। इसका एक और नाम मिलता है कामरूप। पुराण में इसका एक नाम मिलता है प्रागज्योतिषपुर। यहाँ पे एक अलग राजवंश 800 सालों के लिए था, यानी 350 से लेकर के 1140 ईस्वी तक। कुल 3 राजवंशों ने शासन किया। इनके बारे में हमें पढ़ना है। पूरे असम आज एक जो प्रदेश है सिर्फ उसकी बात नहीं है। अभी तो कामरूप असम का एक छोटा सा जिला बस। रामायण महाभारत में प्रागज्योतिषपुर असम राज्य को पूरे नॉर्थ ईस्ट को हम मानेंगे। पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी और टोलेमी की जियोग्राफिया में इसका एक और नाम मिलता है सेसतिया। टोलेमी कहता है कि यहाँ पर किरात नाम की जाति शासन करती थी। अर्थशास्त्र में इसका नाम मिलता है लोहित, लोहित नदी के नाम पर। टोलेमी इसको क्या कहता है? सेसतिया, जहां पर किरात नाम की जाति राज्य करती थी। टोलेमी ने अपनी किताब में इस तरह का मैप बनाया है। पूरी दुनिया का। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में भी कामरूप का उल्लेख है। चीनी यात्री हेनसांग ने यहां जब भ्रमण किया तो उसने कहा कि यहां पर भास्कर वर्मन का शासन है। कामरूप में बहुत सारे इसके शिलालेख भी मिलते हैं, भास्कर वर्मन के भी। कॉपर प्लेट सील मिलती है, जैसे कि ये कॉपर प्लेट सील है कामरूप के शासक का। गणेश जी की छवि अंकित है इस सील में। समुद्रगुप्त के शिलालेख में कामरूप के सीमावर्ती राज्य के रूप में एक और राज्य का उल्लेख है, डवाक।
ये कुछ शिलालेखी प्रमाण है इतिहास में कामरूप के, उनके बारे में बता रहा हूं। लेकिन कामरूप का जो वर्मन वंश है उसका उदय कैसे हुआ इसके बारे में पक्का कुछ पता नहीं, लेकिन ये पता है कि इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक हुआ है पुष्यवर्मन। तो एक एक वंश की अगर हम बात करें तो वर्मन वंश का शासक है पुष्यवर्मन। ये समुद्रगुप्त के समकालीन है। डवाक के बारे में एक चित्रण भी मिलता है देवपरा में। ये किसी देवता का चित्र है। पुष्यवर्मन संस्थापक हैं। इसके बाद साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अगले शासक आए समुद्रवर्मन। इनका नाम ही रखा गया है समुद्रगुप्त पर। वालवर्मन, कल्याणवर्मन। कल्याणवर्मन ने इसकी सीमा चीन तक फैला दी। गणपति वर्मन, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन ने पूर्वी सीमा को सुरक्षित कर दिया, किले बनवाए। नारायण वर्मन जाने जाते हैं अश्वमेध यज्ञ के लिए। भूतिवर्मन, इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया। और भूतिवर्मन के टाइम में ही मालवा के यशोवर्मन ने आक्रमण किया था असम पर। अभी भी प्राग ज्योतिषपुर जो कि राजधानी थी वर्मन डायनेस्टी, उनके रेलिक्स वहां पे पाए जाते हैं। रेलिक्स ऑफ प्राग ज्योतिषपुरा, द कैपिटल ऑफ वर्मन्स। अश्वमेध यज्ञ का डिपिक्शन मिलता है वहां के फोल्कलोर में, लोकगीतों में, लोक कथाओं में, पेंटिंग्स में। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ी बात थी। अश्वमेध यज्ञ वही करता था जो अपने आप को घोषित करता था कि वो चक्रवर्ती सम्राट। ये अश्वमेध यज्ञ का डिपिक्शन है वहां के पेंटिंग्स में। ये मुगल चित्रशैली से प्रभावित है। सॉरी, भूतिवर्मन के बाद आते हैं चंद्रमुख वर्मन। भास्कर वर्मन का निधानपुर अभिलेख बड़ा फेमस है। इस निधानपुर अभिलेख में कहा गया है कि इन्होंने बांग्लादेश के महत्वपूर्ण भागों पर, वर्तमान बांग्लादेश, इनके महत्वपूर्ण भागों पर अधिकार कर लिया। लेकिन एक सुना सुनाया नाम मिलता है चंद्रमुख वर्मन के बाद सुस्थित वर्मन का। इसका नाम संभवतः आप लोगों ने कभी सुना होगा। उस समय बंगाल में गौड़ वंश का शासन है और गौड़ नरेश है कर्ण सुवर्ण, एक ही व्यक्ति का नाम है। निधानपुर अभिलेख चंद्रमुख वर्मन के बारे में बताता है कि इन्होंने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था।
तो सुस्थित वर्मन ही थे जिन्होंने कर्ण सुवर्ण को पराजित करके 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और इनकी प्रसिद्धि इसलिए भी है कि ये 2 अश्वमेध संपन्न कराने का उल्लेख मिलता है नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा लेख से। सुस्थित वर्मन का एक नाम मृगांक भी था। और हर्ष चरित्र में इनको महाराजा धीराज कहा गया है। गौड़ वंश की राजधानी कर्ण सुवर्ण पर अधिकार किया। मैंने कुछ और बताया क्या? सुस्थित वर्मन के बाद आते हैं सूर्यत वर्मन। मालवा नरेश थे महासेन गुप्त, इन पर आक्रमण हुआ। क्योंकि सूर्यत वर्मन ने गौड़ों से अपनी रक्षा के लिए मौखरियों से संधि की थी। यानी कामरूप और मौखरी इन दोनों ने गठबंधन किया। फिर आते हैं सूर्यत वर्मन के बाद सुप्रतिष्ठित वर्मन। सुप्रतिष्ठित वर्मन इनके विषय में दूवी ताम्रपत्र अभिलेख है। इस अभिलेख में लिखा है कि यह गौड़ों से हार गया। गौड़ नरेश शशांक से पराजित हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बाद में भास्कर वर्मन के साथ मिलकर के गौड़ पर अधिकार कर लिया। सुप्रतिष्ठित वर्मन हाँ भाई थे। इनके बाद ही आते हैं भास्कर वर्मन, भाई इनके। भास्कर वर्मन के बारे में हमने पढ़ा है जब हर्षवर्धन का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। हर्षवर्धन के सहयोगी भी थे और हर्षवर्धन के मित्र भी थे। भास्कर वर्मन के बारे में हमें जानकारी मिलती है वेन्सांग के विवरण से भी। पूरा नाम है कुमार भास्कर वर्मन। 50 सालों तक इन्होंने शासन किया, 600 से लेकर के 650 ईस्वी तक। वर्मन राजवंश के अंतिम शासक हैं। शादी नहीं की, उत्तराधिकारी कोई नहीं है। और इनकी मौत के बाद शालस्तंभ नामक व्यक्ति ने कामरूप पर अधिकार किया। और मलक्ष राजवंश की स्थापना की। मलक्ष राजवंश ये निधानपुर अभिलेख है, भास्कर वर्मन का बड़ा प्रसिद्ध अभिलेख है, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। शशांक इन्हीं का समकालीन था, जिसने हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या भी की थी। तो इनकी सहायता लेकर के हर्षवर्धन ने शशांक पर अटैक किया। शशांक पराजित हुआ और शशांक का राज्य गौड़ पौंड्रवर्धन भास्कर वर्धन के वर्मन के अधिकार में आ गया। इसके बाद इनका राज्य पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा बन गया, यानी पश्चिमी बिहार से लेकर उड़ीसा तक
निधानपुर से ही, निधानपुर शिलहट जिला बांग्लादेश में एक जगह है, वहां से ये ताम्रपत्र उन्होंने जारी किया था। चीनी यात्री हेनसांग भी आया था कामरूप का भ्रमण करने, और लिखता है कि कामरूप राज्य का विस्तार 1675 मील था और इसकी राजधानी है प्रागज्योतिषपुर। तो ये सनातन धर्म के अनुयायी तो थे, लेकिन बौद्ध धर्म के का सम्मान भी करते थे। इसीलिए तो इनकी हर्षवर्धन से दोस्ती हुई। हेनसांग काफी डिटेल में डिस्क्रिप्शन देता है। हेनसांग ने लिखा है कि कामरूप में घुसने के पहले उसने एक बहुत बड़ी नदी को क्रॉस किया था। उस नदी का नाम बताता है करतोय, और यह भी बताता है कि कामरूप के पूरब में चीनी सीमा के पास पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला है। फसलें नियमित हैं, लोग सत्यनिष्ठ हैं, राजा ब्राह्मण है, और भास्कर वर्मन के पास बाद वर्मन वंश का अंत हो गया। तो ये है वर्मन वंश समझ में आया। गुड। कामरूप वंश के संस्थापक नसीफा, ड्रीम गर्ल, कैसी हो? 80% आपको 100% क्यों नहीं आता? वोल्टेज डाउन रहता है। भूल जाती हो। जिनको भूलने की बीमारी है, 2 बादाम जरूर खाया करें सुबह सुबह। तो इनकी शासन प्रणाली के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना समीचीन होगा। वर्मन वंश के निम्नलिखित शासकों और विशेषताओं को सम्मिलित कीजिए। नारायण वर्मन चंद्रमुख स्थित वर्मन सुप्रतिष्ठित। इन्होंने क्या क्या किया ये बताना है। अब इनके बारे में विस्तार से मैंने यहां बताया है। हिंसांग इनके शासन प्रणाली के बारे में बात करता है, और हमें बाणभट्ट से भी पता चलता है
कि यहां पर कबीलाई व्यवस्था थी। कबीलाई व्यवस्था के अनुरूप चुनाव होता था। सबसे ऊपर राजा तो होगा ही होगा, राजा के बाद राजगुरु का स्थान था। राजा को दिव्य मानते थे। अभिलेखों में राजा के कई मंत्री के बारे में बताया गया है, जैसे महावाराधिपति, महाप्रतिहार, महालाका प्रौधिका, ये सब मंत्रियों के नाम है। अब इनका काम सिर्फ सलाह देना और कुछ नहीं था, और ब्राह्मण ही नियुक्त होते थे मंत्री। फेनसांग ने डिटेल में इनका डिस्क्रिप्शन दिया है। कर प्रणाली की भी बात की है फेनसांग ने। किसान दो तरह के थे, जिनके पास अपनी भूमि है या अपनी भूमि नहीं है। कर वसूलने के अधिकारी को कहते थे कैवर्त, और कर को कहते थे शुल्क। नाव पर भी कर लगाने के उल्लेख मिलते हैं। राज्य में तांबे की खानें बहुत थी। तांबे की खानों पर राज्य का एकाधिकार था। तांबे की खानों के अधिकारी का नाम था कमलाकर। भंडारगारिक या कोषगारिक राज्य के एक खजांची। भूदान का भी प्रचलन था। ब्रह्मदेय और अग्रहारिक। और ब्राह्मण वर्ण आश्रम धर्म को मानते थे, इसके लिए आग्रही थे। सामंतवाद चरम पर था। मंदिर को दी जाने वाली जमीन को कहते थे धर्मोत्तर। धार्मिक संस्था को दी जाने वाली जमीन को कहते थे देवोत्तर। खालसा भूमि जो राजा के आधिपत्य में थी, उनको कहते थे क्षेत्र। जिन जमीनों से टैक्स लिया जाता था, उन्हें कहते थे खिल्य। कुछ ऐसी जमीनें थी जिनको किन्हीं कारणों से टैक्स माफ कर दिया जाता था, इन्हें कहते थे भूमि चित्र न्याय। और प्रशासनिक इकाइयां सबसे ऊपर थी भुक्ति यानी देश, मंडल यानी कई जिलों का समूह, विषय यानी जिला, पुर यानी शहर, अग्रहार यानी गांव का समूह, फिर गांव। इसके प्रशासक भी ऐसे ही थे। भुक्ति का प्रशासक था राजन, मंडल का प्रशासक था राजवल्लभ, विषय का प्रशासक था विषयपति, न्याय करने वाले अधिकारी को कहते थे कायस्थ या व्यवहारिक। लेकिन ये कायस्थ और व्यवहारिक न्याय में सहायता करते थे। कानून के व्याख्याता थे। न्यायाधीश को कहते थे दंडिक, और पुलिस को कहते थे दंडपाशिक।
तो दिस इज ऑल अबाउट कामरूप डायनेस्टी। देवोत्तर मंदिरों को जो दान में दिया जाता था वो था देवोत्तर, और जो दान दिया जाता था धार्मिक कारणों से चैरिटी में वो था धर्मोत्तर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देवोत्तर एंड धर्मोत्तर। दो तरह की जमीन थी। क्षेत्र था जिन जो राजा के कब्जे में था, जिन पर टैक्स नहीं लिया जाता था क्योंकि राजा की ही जमीन है। जैसे सल्तनत काल में हम कहते हैं ना खालसा लैंड। खिल्ली वो जमीन थी जो टैक्सेबल थी, जिन पर टैक्स लिया जाता था, जैसे इक्ता भूमि, उसी के जैसा। कर मुक्त भूमि। टैक्स कितना लिया जाता था? 30 से 40%। तो ये था कामरूप। अब हम बात करेंगे उड़ीसा के राजवंशों की। उड़ीसा का स्थान बंगाल और बिहार के बॉटम में, बंगाल के साइड में और बिहार के बॉटम। उड़ीसा के राजवंश
तो सबसे प्रारंभिक वंश जिसका प्रमाण मिलता है वो है शैलोद्भव वंश। दो नदियां बहती हैं, एक दामोदर है, एक वैतरणी है। इनके बीच जो जमीन है, जमीन को कहते हैं आडू। यही उड़ीसा का राज्य। इसके दक्षिण वाले भाग को कहा जाता था कलिंग। बाकी के तीन आपके उस सिलेबस में नहीं है, तो उनको मैंने डिस्कस नहीं किया, उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं आज तक आया, तो अनावश्यक क्यों पढ़ना। तो बीच वाला है आडू, नीचे वाला है कलिंग, और तीसरा पार्ट है उड़ीसा का कोंगत। मध्य उड़ीसा को कोंगत कहते हैं। इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है त्रिकलिंग। त्रिकलिंग। इसी कोंगत क्षेत्र में जो आधुनिक पुरी और गंजाम जिला है उड़ीसा में, वहीं पर शैलोद्भव वंश की स्थापना हुई, उत्पत्ति हुई। ये है उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट। शुरू में शशांक के अधीन थे ये, और इनके 15 अभिलेख पाए गए शैलोद्भव वंश के। गंजाम अभिलेख सबसे प्रमुख अभिलेख है, 620 ईस्वी का। माधव राजदूती का ही। लेकिन इस वंश की उत्पत्ति का, जो शैलोद्भव वंश की मैंने बात की, शैलोद्भव वंश की उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है बुद्ध अभिलेख में। बुद्ध अभिलेख में जो इंफॉर्मेशन मिलती है कि कलिंग क्षेत्र में खासकर एक राजा थे जिन्होंने बड़ी तपस्या की। उन राजा का नाम है पुलिंद सेन। भगवान शिव प्रसन्न हुए, पुलिंद सेन से कहा वरदान मांगो। तो शिव ने शैल को तोड़ करके एक व्यक्ति को उत्पन्न किया, उसका नाम पड़ा शैलोद्भव। शैल से जिनका उद्भव हुआ हो, उत्पत्ति हुई हो, और यहीं से राजवंश चला। इसीलिए इस वंश के अभिलेखों पर नंदी बैल या शिव की स्तुति पाई जाती है। और महेंद्र पर्वत को कहा गया है कुलगिरी, यानी परिवार का पहाड़। इन शासकों ने खुद को कहा है परम महेश्वर। लेखों में अपने आप। लेकिन शैलोद्भव ये लोग तो शुरुआत में शशांक के ही अंडर में थे। स्वतंत्र शासक था इनका माधव राजदूती है। माधव राजदूती का ही है गंजाम अभिलेख, खुर्दा अभिलेख, बुगुत, इन अभिलेखों में इसको विभिन्न उपाधियां दी गई हैं। रणभीत यानी युद्धरत, युद्ध करने वाला। सैन्य भीत यानी सेना के गुणों वाला। कलिंग स्वामी, वगैरह वगैरह।
इसके बाद दूसरा जो वंश आता है वो था भौमकर। भौमकर वंश, शैलोद्भव का पतन हो गया 8वीं शताब्दी में। 8 सेंचुरी के बाद इस वंश ने लगभग 750 ईस्वी से लेकर के 950 ईस्वी तक शासन किया। तो भौमकर इसलिए कहा गया, भौम का मतलब होता है नरक, या भौम का मतलब होता है भूमि। तो अपने आप को ये कहते थे भूमि के पुत्र हैं ये। भौमकर वंश की जानकारी देने वाले 17 अभिलेख मिलते हैं। इनमें प्रमुख अभिलेख है से 84, नेवलपुर, धेन कनल, गंजाम, चौरासी अभिलेख में इस वंश के शासक शुभकर देवप्रथम को पहला स्वतंत्र शासक कहा गया है, और इनकी उपाधियां मिलती हैं परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक। इन्होंने 795 चीनी सम्राट के यहाँ एक बौद्ध विद्वत मंडल भेजा, और उन्हीं के हाथों एक बौद्ध ग्रंथ की अपने हस्ताक्षर की हुई पांडुलिपि भी भेजी। हालांकि ये 84 का अभिलेख शुक्र देव का जिक्र तो करता है, लेकिन है इनके बेटे शिवकर द्वितीय का। शिवकर द्वितीय को भी इसमें कहा गया है परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक। तो शिवकर द्वितीय ने ही इसको अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचाया, भौमकर वंश को। इसके साथ एक रोचक तथ्य भी जुड़ा हुआ है कि कुल इसमें 18 शासक थे, और 18 में 1/3 यानी 6 महिला शासिकाएं। इन्हीं में प्रमुख नाम मिलता है त्रिभुवन महादेवी। त्रिभुवन महादेवी की कई उपाधियां भी हैं, जैसे ललितहार, पृथ्वी महादेवी। सामंतों ने इनकी योग्यता को देख करके इनको बागडोर शासन की दे दी थी। और भी बहुत सारी शासिकाएं हुई हैं, गौरी, दंडी महादेवी, वकुला महादेवी, धर्म महादेवी। और इन शासिकाओं ने भी शासकों की तरह उपाधियां धारण की, परम भट्टारिका, महाराजाधिराज, परमेश्वरी वगैरह वगैरह। खासकर त्रिभुवन महादेवी सबसे ज्यादा ही प्रसिद्ध है, और एक दंडी महादेवी। इन दोनों के अपने अभिलेख भी हैं। ये जो धेनकल अभिलेख मैंने आपको बताया, ये है त्रिभुवन महादेवी का। गंजाम अभिलेख दंडी महादेवी का। इन दोनों अभिलेखों से पता चलता है कि इन्होंने दक्षिणी कौशल में भूमि दान दिया। भूदान। त्रिभुवन महादेवी ने एक विराट मंदिर भी बनवाया है भुवनेश्वर में। ये है बैठला टेम्पल, त्रिभुवन महादेवी द्वारा निर्मित।
इसके बाद तीसरा उड़ीसा का वंश आता है भंज वंश। 11वीं शताब्दी तक भौमकरों की सत्ता समाप्त हो गई। और भंज वंश की स्थापना हुई। भंज वंश की कई शाखाएं मिलती हैं। एक शाखा है खिंजली मंडल के भंज। दूसरी शाखा है खिंजिंग कोटा। तीसरी शाखा है मयूरभंज। मयूरभंजन नाम सुना होगा। चौथी है फूलवनी जिला क्षेत्र में बौद्ध भंज। एक ही वंश की कई शाखाएं हैं। तो भंज वंश का जो पहला अभिलेख मिलता है वो शत्रुभंज ने जारी किया था। खिजिंग कोटा भंज का संस्थापक था कोटभंज। मंदिरों में म्यूरल्स भित्ति चित्रों के निर्माण में इन्होंने बहुत रुचि दिखाई और इनकी उपाधियां हुआ करती थी। कलश जरूर इसकी उपाधियों में शामिल रहता था। त्रिभुवन कलश, अमोघ कलश, कल्याण कलश। तो ये बताते हैं कि मोर के अंडे से इनकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि अभिलेखों में इनको लिखा हुआ मिलता है अंडज वंश प्रभाव। खिजिंग ने मंदिर भी बनवाया। ये खिजिंग वंश द्वारा निर्मित मंदिर है। पत्थर का मंदिर ऐसा बनाया जिससे लग रहा है कि लकड़ी का मंदिर है। तीसरा इंपॉर्टेंट आता है 10वीं शताब्दी में ही मध्य उड़ीसा में एक नया वंश स्थापित हुआ, सोम वंश। यही उड़ीसा के मुख्य निर्माता थे। ये कहते हैं कि ये पांडवों से पैदा हुए। चंद्र कुलोत्पन्न उदयन नाम के व्यक्ति से इनका उद्भव हुआ। ये पांडव थे। इन्होंने ही उपाधि धारण की त्रिलंगाधिपति। या कौशलेंद्र। पहला शासक था इनका महाभवगुप्त जन्मेजय। मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किया इन्होंने। सोमवंशी राजाओं द्वारा बनवाया गया मुक्तेश्वर मंदिर। एक और मंदिर है ब्रह्मेश्वर मंदिर, बड़ा प्रसिद्ध है। सोमवंशी राजा थे उद्योत केशरी, उनकी माता थी कुलावती, उन्होंने बनवाया था। ये है ब्रह्मेश्वर मंदिर।
बताया नहीं, 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक भौमकर वंश का शासन था। 10वीं से 11वीं शताब्दी में स्थापना हुई भंज वंश की, और 10वीं शताब्दी में ही सोम वंश भी था। तो इस वंश के राजा अपने नाम के साथ पांडवों का नाम लगाते हैं। नहीं जी, पूरी जगन्नाथ मंदिर गया तो नहीं हूं, जाना है। जैसे जन्मेजय, ययाति, भीमरथ, धर्मरथ, ये सब अपने नाम के साथ लगाते हैं। 11वीं शताब्दी में उड़ीसा में एक और वंश आता है, पूर्वी गंग। उड़ीसा के गंग वंश के संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम। इसने उपाधि धारण की थी अनंत वर्मन। 1038 ईस्वी में। शुरू में तो ये राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम का सामंत था, लेकिन बाद में स्वतंत्र हो गया और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करके कलिंग नगर अभिलेख या दंतपुर अभिलेख जारी की। लेकिन गंग वंश का जो महानतम शासक है अनंत वर्मा चोड़गंग, कुलोत्तुंग प्रथम ने इसको हराया था। चोड़गंगा का एक मंदिर पे रॉयल प्रोसेशन उत्कीर्ण किया गया है। ये समय वो था जब भारत में कल्याणी के चालुक्य शासक और चोल, ये दोनों आपस में संघर्षरत थे। इसी संघर्ष का फायदा उठाया गंग वंश के शासकों ने, और दक्षिण भारत में गोदावरी तक यानी विशाखापट्टनम तक अपना अधिकार कर लिया। 1112 में इन्होंने वेंगी के चालुक्यों को भी पराजित किया, और वेंगी के चालुक्यों को पराजित करके इसको भी जीत लिया। बंगाल में उस समय था सेन वंश। सेन वंश का शासक है विजय सेन, जो चोड़गंग का मित्र है। लेकिन आगे चल करके हम देखते हैं कि दोनों में बाद में शत्रुता हो गई और भयानक युद्ध हुआ। चोड़गंग के अभिलेख कई जगहों से प्राप्त हुए हैं, जैसे कोरनी, विशाखापट्टनम, गंजाम, द्राक्षाराम वगैरह वगैरह। इसका भी एक बुद्धिस्ट टेम्पल पर प्रोसेशन अंकित है चोड़गंग का।
इसने उपाधियों की झड़ी लगा दी थी। महाराजाधिराज, राज परमेश्वर, ब्रह्म भट्टारक, त्रिकलिंग का अधिपति, उत्कल स्वामी, गंग चूड़ामणि। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि है इसका पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। और लोअर उड़ीसा में सोमवंशियों का विनाश। अपनी मौत के पहले इसने अपने बेटे कामाड़ो का राज्याभिषेक किया। पूर्वी गंगवंश के शासकों ने एक नया कैलेंडर भी शुरू किया और उस कैलेंडर का नाम था गंगकुल प्रवर्धमान विजयराज संवत्सर। It was the name of calendar. बाद में आगे चल करके हम देखते हैं कि चोलों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अनंत वर्मा चोड़गण के अभिलेखों में इस वंश को जोड़ा गया है भगवान विष्णु से, उत्पत्ति को। तो इसके साथ साथ उड़ीसा में हम देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश भी शासन कर रहे थे। अब इनके बारे में पढ़ेंगे तो फिर जितने छोटे राजवंश होते हैं उनकी कहानी उतनी ही बड़ी होती है। ये छोटे राजवंश थे शुल्की, तुंग, नंद। इनको इतिहासकारों ने अलग अलग जातियों का बताया है, जैसे शैलोद्भव, कुलिक, शुल्की, भौमकर। इनको कहा है कि ये जनजाति मूल के थे। और तुंग, सोम, गंग को कहा है ब्राह्मण कुल के। जिस पूर्वी गंग की मैं अभी बात कर रहा हूं, ये गंगवंश आया था कर्नाटक से। शैलोद्भव शैव उपासक थे, इन्होंने वाजपेयी यज्ञ भी किया। और ब्राह्मणों के भूदान अभिलेखों में शैलोद्भव वंश को कहा गया है परम ब्राह्मण। तो ये थी उड़ीसा के वंशों के बारे में पूरी जानकारी जो भी इतिहास में उपलब्ध है। भास्कर वर्मन ने हर्ष से मित्रता की। गौड़ नरेश शशांक दोनों का शत्रु था। तो ये फाइनल लीडर बोर्ड है। जूही फर्स्ट, पूजा सेकंड, उपमा थर्ड, आदर्श ज्योति अर्चना, जेआरएफ मिली, सपना ब्यूटी। पूजा लिखती हैं कि सर आप न्यू कोर्स में हम लोगों के लिए नया फैक्ट लाते हैं। इस बार तो सारे पिक भी आपने डालकर और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है।
हार्टफुल थैंक्स फॉर इट, थैंक यू सो मच। रटना नहीं है, रटने का थोड़ा थोड़ा डोज डेली लो, समझने पे मेरा जोर, रटने पे नहीं। इसमें मैंने वही इतिहास डिस्कस किया है जो एग्जामिनेशन के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है, सभी को डिस्कस नहीं किया है। तो मिलते हैं 6 बजे वाली क्लास में, फिर 9 बजे भी क्लास है आपका आज गुर्जर प्रतिहार चालुक्य। इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। पूजा भी कुछ नहीं कह सकते। ओके सुशील, मिलते हैं 6 बजे, बाय बाय।